जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी तो स्टार्ट ही कर दिए हैं और उसका पहला वीडियो में हमने प्रीएम्बल पढ़ा था, यानी भारत की ये संविधान की प्रस्तावना को। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी में पढ़ते क्या है। तो इंडियन पॉलिटी में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये एक बुक है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यानी संविधान क्या है, तो संविधान कुछ नहीं है, एक नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे वहाँ के नागरिकों को भी अधिकार मिलता है, साथ ही प्रशासन की व्यवस्था को भी चलाने के लिए संविधान कार्य करता है। ठीक है, तो किसी देश को अच्छे से नियमित रूप से चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस बुक का हम लोग यूज करते हैं, जिस बुक के नियम कानून पूरे देश में लागू होते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये नॉर्मली हर किताब, जैसे मान लीजिए ये एक बुक है, इस बुक में चैप्टर होंगे, तो उसी तरह हमारी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें भी चैप्टर है। उस चैप्टर को चैप्टर ना कह करके भाग कहा गया है, इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। तो जैसे आपकी कोई बुक हो गई तो उसमें 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 15 चैप्टर, तो उसी तरह जो भारतीय संविधान की किताब है उस किताब में टोटल 22 भाग हैं, यानी कि 22 चैप्टर हैं। अब मान लीजिए ये बुक है, तो इस बुक के किसी चैप्टर में भी आप देख लीजिएगा तो हर एक बुक में किसी चैप्टर में यानी किसी उसके पार्ट में कुछ टॉपिक दिए रहते हैं। उन टॉपिक के नाम नंबर वाइज दिए रहते हैं, उन्हीं को हम उस भाग के अंदर, तो भारतीय संविधान में जब उसको पढ़ेंगे तो उसे हम अनुच्छेद कहेंगे। यहाँ पर हम उसे टॉपिक कहते हैं, यहाँ पर उसे अनुच्छेद कहते हैं, या इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। अब ये तीसरी चीज़ आती है शेड्यूल। क्या होता है, तो भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं, यानी उन्हीं आर्टिकल्स में नहीं रखा जा सकता था। उन्हें बताने के लिए अलग से कुछ चीज़ें शेड्यूल को रखा गया। जैसे भारतीय संविधान का पहले ही अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन है। तो अब कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको लिखना उस आर्टिकल में वो नहीं लिखा, वो सब पहली अनुसूची में लिखा हुआ। इसी तरह 7वीं अनुसूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची या शेड्यूल में मान्यता प्राप्त भाषाओं को लिखा गया, जबकि आर्टिकल इसका है 343। आर्टिकल 343 में ही मान्यता प्राप्त भाषाओं को बताया गया है। ठीक है, लेकिन अब पूरी की पूरी मान्यता प्राप्त भाषाएं उस अनुच्छेद में नहीं लिखी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं को कहाँ रखा गया, तो उन भाषाओं को अनुसूची में रखा जाता है। तो अनुसूची कुछ नहीं है, कुछ संविधान में ही कुछ एडिशनल चीज़ों को रखने के लिए कुछ अलग से जो चीज़ें रखी जाती हैं उन्हें हम शेड्यूल में रखते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए, मूल संविधान यानी 26 नवंबर 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, यानी 8 शेड्यूल थी। लेकिन आगे चलते हुए 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई, तो ये टोटल 12 हो गई। तो अब आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने संविधान में अनुच्छेद या भाग या अनुसूचियाँ हैं, तो आपको बताना है हम भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब कहीं पर आप सोचते होंगे कि हमें 25 भाग पढ़ने पड़ते हैं। वो 25 भाग अलग से नहीं है, वो अलग से अल्फ़ाबेटिकल रो में जैसे जैसे संविधान संशोधन हो गया जोड़ा गया। तो रियलिटी में संविधान में टोटल 22 भाग ही हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के पहला चैप्टर यानी कि पहला भाग। तो अब हम, जैसा कि हमने जाना कि भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो अब हम भाग फर्स्ट स्टार्ट करने जाना है, यानी पहला भाग स्टार्ट करते हैं। तो पहले भाग में क्या लिखा हुआ है, तो पहले भाग को हम कहते क्या हैं, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसका मतलब है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब जो भारतीय संविधान का पहला भाग है उसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद दूसरा, अनुच्छेद तीसरा और अनुच्छेद 14, यानी कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल फर्स्ट में 3 बातें कही गई। तो अब पहले हम आर्टिकल फर्स्ट को जान लेते हैं। आर्टिकल फर्स्ट में वो 3 बातें हैं क्या, तो सबसे पहली बात यही कही गई है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन आप संघ में नहीं लगा सकते। अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसका इंग्लिश देखें और यूनियन में लगाएं, क्योंकि संघ के 2 इंग्लिश वर्ड हैं। एक का मतलब होता है यूनियन और एक का इंग्लिश वर्ड होता है
फेडरेशन। तो यूनियन और फेडरेशन में अंतर होता है। भारत जो देश है वो यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। अब ये तीन चीज़ें नई, दो चीज़ें नई आई हैं क्या? तो सबसे पहले आया है फेडरेशन, दूसरी चीज़ आई है यूनियन। अब ये क्या चीज़ है? लेकिन इससे पहले भी हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा जिसे कहते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इन तीनों का मतलब भी देख लेते हैं। इनका मतलब, कॉन्फेडरेशन का मतलब परिसंघ होता है, और फेडरेशन और यूनियन दोनों का मतलब भी संघ होता है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो भारत फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। ठीक है, अब देखिए कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन है क्या? तो कॉन्फेडरेशन का मतलब जब कहीं पर ऐसा एक देश बनाया जाए जिसमें कई राज्य मिलकर तो बनाए हों, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार वो उससे अलग भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर राज्य कभी भी चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, बहुत ठीक है, और तुरंत ऐसा कर सकते हैं। कोई इसमें बॉन्ड साइन नहीं होता है कि आप अलग नहीं हो सकते। यहाँ के देश के जो राज्य होंगे वो अपने यहाँ, ये सबसे कमज़ोर व्यवस्था है कि यहाँ राज्य तुरंत टूट जाते हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेते हैं। दूसरा आता है फेडरेशन। फेडरेशन समझने वाली बात है। फेडरेशन कॉन्फेडरेशन का ही सुधरा हुआ रूप है। इसमें राज्य मिलकर एक केंद्र, एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन राज्य आपस में मिलकर एक देश का निर्माण तो करते हैं, लेकिन कुछ साझेदारी करके, कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं, कुछ पेपर वर्क होता है जिसके तहत ही वो आपस में मिल सकते हैं। लेकिन इनमें ये भी फेडरेशन भी अलग हो सकते हैं। यानी फेडरेशन थोड़ा सा कॉन्फेडरेशन का सुधरा हुआ रूप है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए में कई देश हैं, और यूएसए खुद मतलब उसके अलग अलग, यूएसए एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है, कई सारे यूनाइटेड स्टेट का, यानी मिले हुए प्रांतों का एक देश है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कई सारे प्रांत मिलकर मतलब कि वो बने हुए हैं, और उन प्रांतों का अलग अलग अपना राष्ट्रीय झंडा है। क्या भारत में ऐसा होता है कि बिहार का अलग झंडा है, यूपी का अलग झंडा है, एमपी का अलग झंडा है? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ के लोग ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पास राज्य ज़्यादा पावरफुल होता है, केंद्र नहीं पावरफुल होता। यानी ठीक है, आप समझ रहे हैं, हर एक राज्य के पास अपनी पावर है, यानी वो जब चाहे उन राज्यों से अपना डेलीगेशन छोड़कर हट सकता है, लेकिन उस पर केंद्र कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन भारत एक यूनियन देश है। यूनियन का मतलब क्या होता है? सबसे मजबूत बॉन्डिंग। इसका मतलब यहाँ पर एक बार जो राज्य भारत में मिल गया वो भारत से कभी भी नहीं अलग हो सकता है। ये इस यूनियन की एक खास बात है कि यहाँ पर राज्य से ज़्यादा पावरफुल केंद्र होता है। यानी अगर कोई चीज़ कोई राज्य अगर एक बार केंद्र से मिल गया तो वो चाह कर भी वो अपनी इच्छा अनुसार भी नहीं अलग हो सकता है। इसीलिए भारत में अभी जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो भारत में बहुत सारी रियासतें थी। आज भी आप सुनते होंगे कश्मीर अलग होना चाहता है और खुद आज़ाद होना चाहता है। तो क्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि भारत का पहला ही आर्टिकल कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात यूनियन है, और यूनियन में जो मिल जाता है वो कभी अलग नहीं हो सकता। तो पता नहीं क्यों कश्मीर को ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि जब से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तब से माहौल थोड़ा शांत हो चुका है। ठीक है, यानी कि उसे जम्मू कश्मीर को एक विशेष उपबंध यानी कि विशेष प्रोविज़न मिला हुआ था, स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ था। वो जब आर्टिकल 370 पढ़ाएंगे, हालांकि हट गया है तो आर्टिकल 370A पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आर्टिकल फर्स्ट समझ में आया होगा। अब आगे आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल दूसरा और आर्टिकल तीसरा समझते हैं, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत का अंग बना सकती है। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार चाहे तो अगर भविष्य में कोई भी राज्य या कोई भी दूसरा देश भारत में मिलना चाहता है, इसका सीधा सा मतलब आप समझ रहे होंगे, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, कोई भी भारत में मिलना चाहता है तो वो भारत में जुड़ेगा। उसमें राष्ट्रपति की अनुमति तो चाहिए, लेकिन मेन भारत सरकार काम करेगी, यानी भारतीय संसद काम करेगी। ठीक है, तो अगर चाहे तो किसी भी मतलब कि विदेशी राज्य को मिला सकती है। तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद की राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर भारत के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम, सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो पहले आर्टिकल 2 समझते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ऐसा कर सकती है कि किसी दूसरे विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया गया हो? जी हाँ, ऐसा किया जा चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आर्टिकल 2 का यूज़ किया जा चुका है सिक्किम को जोड़ने में। जी,
सिक्किम भारत का अंग नहीं था। सिक्किम भारत का अंग 16 मई 1975 को बना। जी समझे? तो सिक्किम ऐसा विदेशी राज्य था जो भारत में कब मिला? 16 मई 1975 को भारत में मिल गया। ठीक है, और साथ ही साथ अब हम बता रहे हैं तो आपको भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि सिक्किम हमारे साथ इतना ज़्यादा कल्चरल तरीके से मिल चुका है, इतना ज़्यादा कि कभी किसी को बताएं कि सिक्किम हमारा राज्य नहीं था बल्कि वो विदेशी राज्य था जैसे हमने मिलाया था, तो वो मतलब बिलीव ही नहीं करता कि ऐसा भी है। अब किसी से कहते हैं कि यूपी कोई दूसरा देश था उसको राज्य बना लिया, वैसे यूपी तो अपना ही था, लेकिन सिक्किम अपना राज्य नहीं था, विदेशी राज्य था। लेकिन हम लोग इतना घुल मिल चुके हैं, भारत की संस्कृति ऐसी है, ये लोग किसी से भी घुल मिल जाते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम सीमा परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संसद जब चाहे तो भारत के किसी भी राज्य को मिला सकती है, 2 राज्यों को आपस में, 3 राज्यों को आपस में, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला सकती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आपस में फिर से मिला सकती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग कर सकते हैं, बिहार से वो सिक्किम को मिला सकती है, तो जो चाहे कर सकती है। भारत चाहे तो भारत सरकार यानी संसद चाहे तो महाराष्ट्र का नाम शिवाजी या गुजरात का नाम महात्मा गांधी रख दे, राजस्थान का नाम स्विट्ज़रलैंड रख दे, यानी कुछ भी कर सकते हैं। यानी भारत के राज्यों को मिला भी सकती है, उसके सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है, उसके राज्यों का नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो संसद चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर भारत के किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 समझ में आ गया। आर्टिकल 2 क्या है? तो संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ऐसा हमने किया भी है। तो सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। उसके बाद आर्टिकल 3 कहता है कि संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र का परिवर्तन कर सकता है। ऐसा किया गया, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले 1 नवंबर सन 2000, ठीक है, फिर 9 नवंबर सन 2000, फिर 15 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया था? तो 1 नवंबर सन 2000 को इसी आर्टिकल का यूज़ करते हुए भारत में एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। आज तो आप अलग राज्य देख रहे हैं, एमपी अलग है, छत्तीसगढ़, ये पहले एमपी का ही पार्ट था छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर 2000 यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। जी हाँ, यूपी का ही टूटा हुआ पार्ट है उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तर का खंड हुआ, इसीलिए इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटा 9 नवंबर सन 2000। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से टूटकर एक नया राज्य बना जिसका नाम रखा गया झारखंड। जी हाँ, तो इन्हीं आर्टिकल का यूज़ करके, आर्टिकल 3 का यूज़ करके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा, यूपी से उत्तराखंड टूटा और बिहार से झारखंड टूटा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और जो आर्टिकल 3 पढ़ चुके हैं, यानी आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। अब आर्टिकल 368 क्या है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अगर संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहती है या आर्टिकल 3 का यूज करके संसद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम, सीमा परिवर्तन करना चाहती है, तो उस करने के लिए उसे कोई बहुत बड़ा संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। यदि संसद के जितने मेंबर आए हुए हैं उनमें से अगर 50% + 1 भी वोटिंग कर देते हैं, अर्थात साधारण बहुमत दे देते हैं, ठीक है, तो वो जो बिल है वो पारित हो जाएगा और उस पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यानी अगर हम किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं या तो हम किसी भारतीय राज्य का नाम, क्षेत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम नॉर्मली संसद में उस बिल को रखेंगे और उस बिल को जनरल मेजॉरिटी से पास करवाएंगे। ठीक है, 50% + 1, और अगर वो पारित हो जाता है तो उस बिल को साइन करवाएंगे राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति इस बिल पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान निर्माताओं का बहुत बढ़िया, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति को कम किया गया और संसद की शक्ति को हालांकि भारत में सबसे बड़ी अगर पावरफुल कोई स्थान है तो वो संसद ही है। ठीक है,
अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को 368 से हटाकर बाहर रखा गया, ये आर्टिकल 4 में कहा गया, ठीक है। इसका ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हम किसी भी बिल को पारित कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा, ठीक है, और साधारण बहुमत से पारित करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। उम्मीद है आर्टिकल 4 तक आपको समझ में आया। तो आर्टिकल 1 में याद करते हैं एक बार फिर से। आर्टिकल 1 में हमने 3 वाक्य पढ़े थे। आर्टिकल 1 में हमने क्या कहा? तो आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों को या और उनके क्षेत्रों को अनुसूची पहली में रखा गया, यानी अनुसूची 1 में रखा गया है। साथ ही साथ अब भारतीय संघ में कौन कौन से किस हिसाब से राज्य क्षेत्रों को बांटा गया है? तो सबसे पहले एक राज्य होगा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा और तीसरा कोई अर्जित क्षेत्र होगा। ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, अर्थात सिंपल मेजॉरिटी करके हम किसी भी विदेशी राज्य या अपने देश के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके वीडियो के अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि भारत कैसे 552 देसी रियासतों से मिलकर आज एक जो आज का भारत दिख रहा है वो कैसे 552 देसी रियासतों से मिलकर बना है, कैसे भारत में अंग्रेज़ों ने भारत के कई राज्यों को कैसे डिवाइड किया था, ABCD, बड़ा कन्फ्यूजन होता था। साथ ही साथ भारत को मिलाने में, भारत को आज एक भारत दिखाने में किन किन लोगों का योगदान था, वो चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, वो चाहे BP मेनन हो, वो चाहे लॉर्ड माउंटबेटन हो। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।